Let's work harder in order to achieve success, consistency, which will help us achieve success, dedication to the goal, it will help us achieve success, and above all, a very humble, prayerful attitude. It will help us achieve success. Later or sooner, that depends upon the purity and the amount of everything, a blend of everything which you are doing. Let us do some numericals from osmotic pressure, 12th standard students. You can follow any book, at least one book you have to follow. Some notes you have to follow. And if you are preparing for competitive examination, then you should follow the books which are in vogue. In vogue का मतलब ये हुआ कि जो भी चल रही हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी मैटर करती है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्सेप्ट को खुद समझना बहुत जरूरी है। ये बुक का जो ऑथर है, ये आपकी एरो को नहीं चलाएगा, आपको अपना एम, अपना निशाना खुद भेजना होगा। So let us work hard on some numericals and try to understand the concept. Numericals help us understand the concept better. ये एप्लीकेशन पार्ट है। तो जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, जो कि अभी प्लान कर रही है नेक्स्ट ईयर से, एडवांस्ड एक एडिशनल 25 मार्क्स का एडवांस्ड का पेपर कंडक्ट कर रही है 10th में, और मोस्ट प्रोबेबली 11th और 12th में भी एक एडवांस सेक्शन डाल रही है सीबीएसई नेक्स्ट ईयर से। अभी इस साल मैथ्स और साइंस में उन्होंने एक एडवांस सेक्शन डाल दिया है जो 25 मार्क्स का है। ओके, तो अगले साल से 11th-12th में वो क्या करेगी, इस साल की जो 11th है उसका करिकुलम अभी स्टडी करना है कि उसमें भी उन्होंने एडवांस डाला है कि नहीं डाला। इसके लिए मैं वीडियो जल्दी ही बना के आपके सामने प्रेषित करूंगा। आई विल बी सबमिटिंग इट टू यू। लेट अस वर्क हार्ड, लेट अस डू आवर वर्क। ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल जो 2017 के पेपर में भी आया था, और अब लास्ट ईयर के जो पेपर आए थे वो भी सभी हम करेंगे। जो हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं उसके टॉप क्वेश्चन हम साथ साथ करते जाएंगे अभी, ठीक है, राइट, थ्योरी के साथ साथ। सो एक न्यूमेरिकल आया था कि एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका कि आपको पता है फॉर्मूला है C6H12O6, ओके, present per liter in its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. Osmotic pressure कितना है? Let us take it pi 1, 4.98 bar. Okay. If the osmotic pressure of another glucose solution is 1.52 bar, एक दूसरा ग्लूकोज सोल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 1.52 bar. At the same temperature, calculate the concentration of the other solution. दो सॉल्यूशंस हैं, तो जब हम पहले सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो पाई 1 इज इक्वल टू C1 RT, दूसरे का सॉल्यूशन फॉर्मूला लगाएंगे तो पाई 2 इज इक्वल टू C2 RT। यदि हम पाई 2 बाई पाई 1 को डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा C2 RT अपॉन C1 RT। RT गेट्स कैंसल्ड, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक और क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, फिर एक एनसीईआरटी क्वेश्चन वर्कआउट करते हैं। दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, एक है 1.5% 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन, जिसमें बाय मिक्सिंग 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ यूरिया का मोलिकुलर मास दे रखा है, और 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 3.42%
3.42% solution 100 cubic centimeter of solution of cane sugar, जिसका मोलिकुलर मास दे रखा है, मोलिकुलर मास दे रखा है इसका 342. ओके, इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि यदि हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन को हमने दो सॉल्यूशन से मिक्स करके बनाया है, तो दोनों इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं, वो हमें इसका टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है. इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम पहले वाले को V1 ले लें और दूसरे वाले को V2, तो V1 टोटल जो क्वांटिटी है वो 200 क्यूबिक सेंटीमीटर है इसकी. ठीक है, अब 1.5% का मतलब ये हुआ 1.5 ग्राम इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, ये इसका मतलब हुआ. अब क्या है कि 1.5 ग्राम इज प्रेजेंट इन 200 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम जब यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, तो क्या फॉर्मूला बनेगा उसका, 1.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 200 क्यूबिक सेंटीमीटर. इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसकी कंसंट्रेशन आ गई. ओके, राइट. ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर मास 60, ये इसकी कंसंट्रेशन आ गई 75 बाय 7.5 बाय 60, ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन आ गई. ऐसे ही अब इसका जब ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इसके अंदर, वो किसके इक्वल होगा, पाई CR. ठीक है, यहां से आप क्या करोगे, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 कैलकुलेट कर लोगे. ठीक है, उसके बाद सेम चीज आप करोगे केन शुगर के लिए. अब केन शुगर कितनी है, 3.42 ग्राम, वो किसमें थी, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में, लेकिन अब टोटल सॉल्यूशन कितना है, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो पहले आप क्या निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर. कंसंट्रेशन ऑफ केन, तो पहले क्या किया आपने, कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर कैसे निकलेगी वो. अब आपके पास जो 3.42 ग्राम है, 3.42% का मतलब 3.42 ग्राम इन 200 है, 200 डिवाइडेड बाय 342 जो कि मॉलिक्यूलर मास है, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि हमें वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में. तो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई. अब दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई2 इज इक्वल टू C2RT. यहां से आपने दूसरी कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे आप क्योंकि सोल्यूशन ले रहे हैं तो इसकी जगह R को रिप्लेस कर देंगे S से, सोल्यूशन कांस्टेंट से. ओके, ये दोनों का फॉर्मूला लगेगा. और टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं, तो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई1 प्लस पाई2. दिस इज द आंसर. Calculate it yourself, please. I'm not calculating it. Calculate it, please. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि दो सॉल्यूशंस को हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग कर दिया. जब हमने इनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बहुत मैटर करती है. ओके, अब जो प्रेशर है वो कैलकुलेट करना है. वो कहता है कि आप बताओ कि किसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ऑस्मोसिस ना हो. ओके, राइट. अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला डायरेक्ट, राइट. यदि ये कहता है कि किसके ऊपर, सिर्फ इतना ही पूछता है कि किसके ऊपर प्रेशर नहीं अप्लाई, किसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, तो फिर तो यहीं से वर्कआउट हो गया सारा कुछ ये, राइट. क्योंकि हमने क्या किया, पाई1 निकाल लिया और पाई2 निकाल दिया. ओके, दोनों का प्रेशर निकाल दिया. एक बार का हमेशा ध्यान रखना है कि जो सॉल्वेंट है
वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट जो मूव करता है, सॉल्वेंट मूव करता है, सॉल्वेंट हैज टू मूव। ओके, क्योंकि यहाँ पे जहां पे वैसे तो स्ट्रेटवे सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि जहां पे लोअर कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन लो का मतलब, कंसंट्रेशन लो का मतलब, कंसंट्रेशन लो का मतलब वहां पे सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, राइट। तो हमने क्या किया, वेपर प्रेशर निकाला। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है इसने। जो रिवर्स ऑस्मोसिस भी यही है। हम रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन वाले पार्टिकल प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ऑटोमेटिकली यहां से, जैसे हम आरओ सिस्टम में यूज करते हैं, तो यहां पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, यदि हम इस सिस्टम को प्रेशर अप्लाई ना करें तो ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा पानी, लोअर से हायर की तरफ पानी जाना है। ठीक है, राइट। और इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे प्रेशर इतना है और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है। ठीक है, तो जब इधर से इधर जाएगा तो हमें कहाँ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, इस लिक्विड के ऊपर। हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। तो इस, यदि हम इसको सिर्फ इतना ही पूछता है कि प्रेशर कहाँ अप्लाई करना है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है, यहाँ पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है। और सॉल्वेंट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। खुद की सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, ना कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन की या सोल्यूशन की कंसंट्रेशन की। ओके, जो सोल्यूट है उसकी, उसका प्रेशर यहां जाता है क्योंकि ये डाइल्यूट है। ओके, तो आरओ सिस्टम में बिल्कुल से, आरओ सिस्टम में हम इसका रिवर्स ही करते हैं बेसिकली। आरओ सिस्टम में यदि हम इसको प्रेशर अप्लाई ना करें यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम में, तो ऑटोमेटिकली पानी कहां से कहां जाएगा, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेशर ये इस पार्ट से इस पार्ट में आ जाएगा पानी। हमने क्या करना है, हमने जो हैवी वाटर है उसको हमें सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें प्रेशर किस पे अप्लाई करना पड़ता है, इस पे। या तो हम यहाँ वैक्यूम क्रिएट करेंगे या हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, दोनों एक काम करेंगे। ठीक है, राइट। यहाँ वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ से इधर आएगा। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, दोनों में से एक काम करेंगे। दैट हैज टू बी डन। कीप इन माइंड, मोलर मास के क्वेश्चन है वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है कंसेप्ट की, और जितने न्यूमेरिकल्स आप वर्कआउट करते जाएंगे कोशिश कीजिएगा कि सॉल्व न्यूमेरिकल्स ना हो। ठीक है, इन माय नेक्स्ट सेशन आई विल बी टेकिंग अ चैप्टर, अ फ्यू न्यूमेरिकल्स ऑन बोथ, बोथ का मतलब on the concept of lowering of vapor pressure also, दोनों qualitative properties पे हम न्यूमेरिकल्स लेंगे before starting the next lesson। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। ओके, और अंडरस्टूड है, जब एलिवेशन ऑफ पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है तो लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे एलिवेशन कांस्टेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन कांस्टेंट आएगा, ये डिप्रेशन हो जाएगा, इसको बोलेंगे डिप्रेशन और इसको बोलेंगे एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ पे दो कांस्टेंट आएंगे इसके, एलिवेशन एंड डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, घबराना नहीं है, यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आप अप्लाई कर पाएंगे कॉन्सेप्ट को इसके ऊपर। ओके, राइट। लेट अस टेक अप दिस टास्क एंड ग्राफ। जब हम किसी सब्सटेंस को गर्म करना शुरू करते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर, ठीक है, जैसे मान लीजिए इस कंटेनर में हम इसको गर्म करते हैं, हीट किया यहां से, ये सॉल्यूशन है, यहां से क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस ग्राफ को समझने में हेल्प करेगा आपको ये पार्ट।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए होता क्या है, प्रेशर बनता कैसे है बेसिकली। जब हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं, जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। कन्वेक्शन करंट ऐसे ही चलते हैं, जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं ऊपर जाते हैं और जो लो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आते हैं। ये पार्टिकल सारे यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप करते हैं इस सरफेस के ऊपर। ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर है, ऊपर एयर का मास है। वेपोराइजेशन जो है वो हमेशा चलती रहती है, लेकिन बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चलती है, ठीक है। अब एक उसका होगा स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, एक उसका होगा एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेटेड क्यों? क्योंकि यदि हमने सॉल्यूशन लिया है तो सॉल्यूशन क्या करता है, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में आ जाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, ये गेट है जहां से किसी को निकलना है और यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, टोटल एरिया को घटाएंगे। बड़ी छोटे सा बड़ा मोटा मोटा सा फंडामेंटल है। तो सोल्यूट पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन को। तो जब ये सारे पार्टिकल्स यहाँ पे जाते हैं, प्योर सॉल्वेंट के केस में जैसे ही ये वेपर प्रेशर, व्हेन वेपर प्रेशर becomes equal to the atmospheric pressure boiling starts। ठीक है, boiling takes place when vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure। अब देखिए यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। जब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या दिखाया हमने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी कि टी इसको ले लीजिए आप, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे ये बॉईल करता है जब वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। इस टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होगी। यदि हम सॉल्यूशन के केस में लें तो सॉल्यूशन के केस में बॉइलिंग इज डिलेड। हम कहते हैं कि बॉइलिंग इज डिलेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ओके। अब जब हमने सॉल्यूशन लिया तो सॉल्यूशन के केस में ये टीबी आ गया और ये क्या है, डेल्टा टी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डेल्टा टी है, ठीक है। अब क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स वेपर प्रेशर जो है वो हायर टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ। एक बार फिर देखते हैं, जो टोटल प्रेशर यदि प्योर सॉल्वेंट होता तो इसका मतलब ये हुआ कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हायर है। यही तो हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में किया था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या किया था हमने ये किया था कि यदि प्योर सब्सटेंस का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी एस है, ओके। और लोअरिंग हो जाती है, डेल्टा पी आ जाता है, पी नॉट माइनस पी एस। इसका नाम रखा हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्योंकि वेपर प्रेशर कम हुआ तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग डिले होगी। छोटा सा फंडामेंटल, ये सारे इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ओके, राइट। तो इसके लिए फिर हमने डेल्टा टी बी, इस केस में डेल्टा टी बी को बोलते हैं रिलेटिव एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये किसके बराबर होगा, के बी इंटू मोलैलिटी। अब इस बार हम ले रहे हैं मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी, मास आ गया यहाँ पे, मास, ओके। यहाँ पे मोलैलिटी है, राइट, और अंडरस्टूड है, मोलैलिटी लेंगे हम इसके अंदर। तो अब जितना
जब हम इसको मोलैरिटी लेंगे तो हम मोलैरिटी का रिलेशन निकालेंगे वेट से, इससे वेट से मोल फ्रैक्शन निकाल के। तो ये जो सारे का सारा जो रिलेशन है ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, कांस्टेंट तो है ही, राइट राइट, ओके, कांस्टेंट के, तो ये उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसका जो फॉर्मूला निकालते हैं वो फॉर्मूला निकल जाता है 1000 इंटू के बी इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ये हमने मोल फ्रैक्शन से निकाली, पहले भी निकाला तो आई एम नॉट वर्किंग इट आउट एक्चुअली। यदि मोलैरिटी, यदि मोलर मास निकालना तो बस ये चीज यहाँ आ जाएगी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इंटू W2 अपॉन ये M2 सोल्यूट का, सॉरी ये नीचे लेके आना है, डेल्टा टी बी यहाँ पे, ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय W1। इस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने अगले सेशन के अंदर। आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग क्या है, व्हाट इज फ्रीजिंग, ठीक है, अंडरस्टूड है। जो फ्रीजिंग मिक्सचर बनेगा या जो सॉल्यूशन होगा उसकी फ्रीजिंग लेट होगी। यदि प्योर सॉल्वेंट होता तो हम क्या कहते कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास आते गए और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उनका डिस्टेंस था वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के सॉलिड के डिस्टेंस के बराबर हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, ठीक है। यदि हम इधर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है और इधर आते हैं तो एनर्जी घटती है। ये स्टैंडर्ड जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो ये है, ठीक है। और फ्रीजिंग होती कहाँ पे, ये फ्रीजिंग क्यों डिले होती है, क्योंकि द स्क्वीज सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सपोज्ड टू बी स्क्वीज्ड आउट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल। सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में घुस गए हैं उनको स्क्वीज आउट करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए ये दिखा देते हैं हम, अब यहाँ पे ये है, तो जो फ्रीजिंग है वो तो सॉल्वेंट की है ना, जो मैं राउंड से दिखा रहा हूँ वो सॉल्वेंट है, ओके। मान लीजिए हमने ये सॉल्वेंट दिखा दिया और ये सॉल्यूशन दिखा दिया, तो हम जो दिखा रहे हैं बीच में ये सोल्यूट है, ये सोल्यूट है, ओके। तो हम जो दिखा रहे हैं, हम क्या दिखा रहे हैं कि सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में सोल्यूट पार्टिकल्स घुस गए। अब जब तक ये स्क्वीज आउट नहीं होंगे फ्रीजिंग प्रॉपर नहीं होगी। जब तक ये स्क्वीज आउट होंगे, ये स्क्वीज आउट होंगे प्रेशर से स्क्वीज आउट, जैसे जैसे पार्टिकल्स पास आते जाएंगे सॉल्वेंट के, ये स्क्वीज आउट होकर बाहर निकल जाएंगे। जब स्क्वीज आउट हो जाएंगे तो फ्रीजिंग हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ यदि प्योर सॉल्वेंट की फ्रीजिंग इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है तो जो इम्प्योर है उसकी इस टेम्परेचर पे होगी। ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ। अब देखिए दोनों को कंपेयर करते हैं। जो डेल्टा जो एलिवेशन था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, ठीक है, वहां पे जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट था वो ग्रेटर था, जो बॉइलिंग पॉइंट था वो ग्रेटर था स्टैंडर्ड से। लेट मी राइट इट अगेन। जो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है किससे, जो नया फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे वहां पे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था, यहां पे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब मोलैलिटी है, यहाँ पे मास, हम पर यूनिट मास लेते हैं कंसंट्रेशन को, इस केस में मोलैलिटी के केस में फॉर्मूला वही बनता है ऑलमोस्ट, है ना, जो वहां पे बना था, वहां पे भी यही फॉर्मूला था। अब इसमें दो चीजें हम ऐड करेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ बॉइलिंग। उन दोनों केसेस में फॉर्मूला स्लाइटली इसका बदल जाता है, ओके, राइट। तो डिप्रेशन कांस्टेंट निकालने का दोनों केसेस के अंदर फॉर्मूला है, ओके। फॉर्मूला हम कंपैरिजन करते हैं, लीजिए एलिवेशन इन
बॉइलिंग एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो अब हम दोनों को कंपैरेटिव मोड पे लेके आते हैं। देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point, increase in boiling point is equal to molar elevation constant multiply by molality। ओके, यहाँ से अब इस मोलैलिटी को निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ये इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, आप इसको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी बोल सकते हो। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन स्टेट। ये क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, ये क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और ये वही मोलैलिटी। इसको बिल्कुल ऐसे ही निकालते हैं, बस ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है इसकी जगह पे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लिख देते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, मोलर है क्योंकि ये, तो व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस changes into solid state, 1 mole of a substance changes into its solid state। अंडरस्टूड है? जब बॉइलिंग होगी तो एनर्जी गेन करेगा और जब फ्रीजिंग होगी तो एनर्जी लूज करेगा। ओके, ये लॉस ऑफ एनर्जी है, राइट? सो विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस। सी यू विद द न्यूमेरिकल्स ऑन हाउ टू कैलकुलेट मोलैरिटी, number of molecular masses from all these 4 colligative properties. What are freezing mixtures? That will be done in the next section. May God bless everybody.